जिसको अब भी हो सियासत पर यकीन, चलो आज उसे ये मुल्क दिखाया जाए। नमस्कार दोस्तों, रजनीश सचान साहब के शेर के साथ मैं आकाश आहूजा अपने इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो बड़ा घटनाक्रम रुद्रपुर में हुआ है वो ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, युवा, ऊर्जावान पुष्कर सिंह धामी जी 3 साल बेमिसाल अपने राज्य के उसका प्रचार करने, उसका इनफैक्ट गुणगान करने आज रुद्रपुर पहुंचे थे और कई करोड़ रुपए की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। और एक वेंडिंग जोन जिसकी चर्चा बीते 2 साल से रुद्रपुर में बहुत हुई है, जो कि राम मनोहर लोहिया मार्केट के जो दुकानदार उजाड़े गए थे उनके लिए वेंडिंग जोन बनाया गया था, उसका भी उन्होंने आज उद्घाटन किया। योजनाएं जो मुख्यमंत्री के आदेश से या उनके आशीर्वाद से यूं कहा जाए, उसका भी उन्होंने शिलान्यास किया। गांधी पार्क में इसके अलावा बहुत बड़ा आयोजन हुआ। गल्ला मंडी से एक रोड शो भी निकाला गया। हालांकि सोमवार था, आज बाजार बंद था, तो उस वजह से अपेक्षाकृत व्यापारी तो नजर नहीं आए, किंतु लोगों में उत्साह देखते ही बनता था। और काफी भीड़ इकट्ठी हुई। अपने युवा मुख्यमंत्री को सुनने के लिए लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री ने भी उन्हें निराश नहीं किया। इस दौरान तमाम तरह के ज्ञापन भी उन्हें सौंपे गए और 3 साल के अपने कार्यकाल का मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया, बखान किया। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री ऊर्जावान है, बहुत अच्छा काम इस प्रदेश के लिए कर रहे हैं। उनके अगुवाई में सरकार ने एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए बड़ी प्रिय एक जगह बन गई है। देवभूमि उत्तराखंड से वे अपना रिश्ता भी स्वीकारते हैं। और कहीं ना कहीं ये देखा है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे हैं, जब से उन्होंने राज संभाला, चाहे पिछली बार का उनका टेन्योर हो, भले ही वो छोटा था, 1 साल का था, 1.5 साल का, या अब हो 3 साल का, तब से मुख्यमंत्री जी के संबंध जो हैं वो प्रधानमंत्री से बहुत अच्छे। और प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव उत्तराखंड के साथ है। 4 धाम जो रोड है, ऑल वेदर रोड, वो भी यहाँ है। मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से उसका निर्माण लगातार जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अनुकंपा से। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर बहुत अच्छा आज एक कार्यक्रम रहा और मुख्यमंत्री अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब भी हुए और अधिकारियों ने भी इसके लिए बहुत मेहनत करी थी। तो दोस्तों, 3 साल बेमिसाल का उन्होंने नारा दिया। मैं मुख्यमंत्री जी को, पुष्कर सिंह धामी जी को, उनके जो क्लेम्स थे, आज उनको सुनता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। इसमें कहीं से कहीं तक दो राय मुझे नहीं दिखती जब मैं उनके भाषणों को सुनता हूँ या उनकी जो प्रेस रिलीज आती है उसे पढ़ता हूँ। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ जब मैं कुछ और चीजें देखता हूँ, एक पेन दे दीजिएगा मुझे, कोई और चीजें देखता हूँ, तो मुझे उस समय थोड़ा सा सशंकित होने लगता हूँ मैं कि क्या वाकई 3 साल बेमिसाल रहा है उत्तराखंड का। दोस्तों, मुख्यमंत्री की जब मैं फ्री हो गया था मुख्यमंत्री की कवरेज से, तो मैंने कुछ शोध किए हैं, कुछ रिसर्चेस करी और देश के तमाम बड़े बड़े जो वेबसाइट्स हैं, इसमें माइग्रेशन कमीशन भी शामिल है, सेंसस ऑफ इंडिया और लिटरेसी का जो डिपार्टमेंट है उसका, हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट, उसकी स्टैटिस्टिक्स, और हेल्थ इंडिकेटर्स, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, और न्यूज़ आर्टिकल्स को भी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, ये मैंने गवर्नमेंट के उस पर जाकर, वेबसाइट्स पर जाकर, और इसके अलावा जो नेशनल इंग्लिश के जो बड़े बड़े अखबार हैं, नेशनल डेलीज हैं, उन पर जाकर मैंने कुछ काम किया। तो मुझे थोड़ा सा वहां पर पहुंचने के बाद लगा कि शायद 3 साल इतने बेमिसाल नहीं हैं जितने बेमिसाल बताए जा रहे हैं। मैं पढ़ के आपको बताता हूं, क्योंकि जब मैंने रिसर्चेस करी तो मैंने इनके प्रिंट निकाल लिए थे। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। इसमें सबसे पहले तो मैंने चेक किया कि उत्तराखंड में बेरोजगारी की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, बेरोजगारी दर लगभग 4.5% के आसपास है हमारे छोटे से पहाड़ी राज्य में, जहां की पानी और जवानी को रोकने के लिए, को संभालने के लिए, को संरक्षण देने के लिए सरकार लगातार दावे करती है कि हम लोग रोजगार सृजन कर रहे हैं, हम लोग पानी का भी, खैर मैं पानी को यहां इस समय नहीं जोड़ता। इसमें साफ लिखा है खुद की ही रिपोर्ट्स में, इनकी जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हैं, कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत चुनौतियां हैं। और जो मेरे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से 28,631 लोगों ने स्थायी पलायन किया है और लगभग 3 लाख है। और यह मुख्य रूप से रोजगार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में हुआ, यानी कि
हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रोजगार के बहुत अच्छे विकल्प बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। इसके अलावा ये राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करता है। और अब मैं आपको बताता हूं कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी हिंदी में जिसे कहते हैं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, दिखा है कि उत्तराखंड में समग्र बेरोजगारी दर 4.5%, और ये हालांकि 2024 में थोड़ी सी घटकर 4.3% पर आई। और सबसे ज्यादा जो दिख रहा है असर वो दिखता है 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों में। और आज मैं दोस्तों देख भी रहा था, मुख्यमंत्री के लिए जो रोड शो निकला था उसमें जो मोटरसाइकिल्स थी उसमें अधिकांश लोग बिल्कुल युवा थे, और मुझे जो उनकी हरकतें थी वो मुझे सीरियसली ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग एजुकेटेड हैं। तो थोड़ा दुख भी हुआ कि अपने उत्तराखंड के बेरोजगार युवकों को इस तरह से देखते हुए रैलियों में लग रहा था उनकी शक्लों पे। हालांकि मैं हो सकता गलत हूँ, हो सकता उनमें से कुछ बहुत रोजगार वाले हों, बहुत अच्छे कोई इंजीनियर डॉक्टर्स हों, बट उनकी जो फर्स्ट अपीयरेंस थी वो ऐसी ही थी कि शायद ये लोग काम वाम नहीं करते हैं। तो मुझे बड़ा दुख भी था ये देखकर। ये स्रोत जो है ये PLFS जो मैंने पहले बताया आपको, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एनुअल रिपोर्ट का है। उसके बाद शिक्षा की मैंने देखी स्थिति क्या है, तो उत्तराखंड की साक्षरता दर 78.82% है, जिसमें पुरुषों की 87.4%, महिलाओं के लिए 70.1%। ये ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन उसके उस पर बेस्ड है जो मेरी ये रिपोर्ट है जो मैंने पढ़ी है। हालांकि ये राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो ये कहीं ना कहीं एक खुशनुमा बात है कि ये राष्ट्रीय औसत से अधिक है। लेकिन यहां पर लिखा है कि स्कूल स्तर पर ड्रॉप आउट लगातार बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, और उच्च माध्यमिक स्तर पर भी ड्रॉप आउट बढ़ रहे हैं। लड़कों की ड्रॉप आउट दर 12.24% और लड़कियों की 9.26% है, जो शिक्षा में गिरावट का संकेत देती है। उच्च शिक्षा में नामांकन में थोड़ा सुधार हुआ है। अब तीसरी चीज बात करते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी नवजात मृत्यु दर। यहां पर IMR राष्ट्रीय जो 28 प्रति 1000 जीवित जन्म था, वही माफी चाहता हूं, ये उत्तराखंड में 28 है प्रति 1000 पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर। अब कृषि में देखिए क्या रिपोर्ट आती है। कृषि में भी सरकारी, मैंने वेबसाइट से ही उठाया है सब कुछ। कृषि में लिखा है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन और बर्फबारी की वजह से काफी नुकसान हुआ है। 2022-23 में अनुमानित 25% फसलें प्रभावित हुई और किसानों को मुआवजा नहीं मिला, तो मुआवजा भी नहीं मिल पाए। अब मैं आपको कुछ और स्टैट्स बताता हूं जो मेरे पास हैं। थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट मैं प्रदेश की ही बात कर रहा हूं, तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि क्या हुआ है। देखिए, UCC को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत ज़्यादा प्रचारित किया गया, और इसके अलावा जो कार्रवाइयाँ हुई हैं अपना मदरसों पर और मज़ारों पर, वो शायद बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में। आज मैंने बैनर और होर्डिंग्स भी देखे, उसमें UCC का बहुत जिक्र था। UCC से उत्तराखंड में कितना लाभ होने वाला है ये तो भविष्य के गर्भ में और प्रभु ही जानते होंगे, प्रभु राम ईश्वर जानते होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन चीज़ों से केवल ध्यान भटकाने की बात है। देखिए, पिछले 3 वर्षों में उत्तराखंड में अवैध रूप से निर्मित मज़ारों और मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मई 2023 की रिपोर्ट मेरे पास है, 294 अवैध मज़ार और 72 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया था। इसके अलावा मार्च 2025 तक राज्य में अवैध रूप से संचालित 52 से अधिक मदरसों को सील किया गया। मैं आपको आज की लेटेस्ट रिपोर्ट देता हूं, जो इनफैक्ट मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया से मिली है, तो मैं वो भी बताता हूं कि कितने मदरसों पर कार्रवाई होती। 136 मदरसों पर अभी तक कार्रवाई हो चुकी है, और जबकि जो रिपोर्ट मेरे पास है वो ये कहती है कि अभी भी कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं। तो ये एक उपलब्धि है सरकार की। अब उपलब्धि है क्या है कि किसी एक धर्म विशेष का मदरसे हटाए जा रहे हैं या उनकी मज़ारें हटाई जा रही। मैं इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहता, सरकार का अपना डिसीजन है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको अब जो बड़ी बात बताने वाला हूं वो ये है कि क्राइम के मामले में हम लोग कहां खड़े हैं। तो ये रिपोर्ट कहती है पिछले 3 वर्षों में उत्तराखंड में बलात्कार और महिला उत्पीड़न के मामलों की कुल संख्या अनुमानित रूप से 11,791 है, जिसमें 2022 में 4,070, 2023 में 3,883 और 2024 में 3,838 मामले शामिल हैं। ये आधिकारिक रिपोर्टों पर आधारित हैं। और अब आप समझ सकते हैं कि महिलाएं किस हद तक हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत बुरी स्थिति है प्रदेश में। मैं आपको बताता हूं, उत्तराखंड में लगभग 400 के आसपास कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और बड़े हॉस्पिटल्स हैं।
इसमें 1277 डॉक्टर होने चाहिए, जो सृजित पद है वो होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ी कमी से उत्तराखंड जूझ रहा है। आप लोग आज भी खबरें पढ़ते होंगे कि पहाड़ में दुर्गम क्षेत्रों में किस तरीके से एक मेकशिफ्ट पैलेंक्विन्स कहते हैं जिनको हिंदी इंग्लिश में, उनको कहा जाता है कि डोली बना के बीमारों को लाया जाता है 30-30 किलोमीटर, कई बार 20-20 किलोमीटर चलकर। कई बार कोई नवजात बच्चा होने वाला होता है या कोई प्रसूता महिला होती है, उसको लेकर आया जाता है। तो स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं पहुंच पाई। आप लोग मैदानी इलाके में रहते हैं, ऊधम सिंह नगर में लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग बहुत सुविधाएं प्राप्त करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि यहाँ पर इतनी सुविधाएं हैं, लेकिन जो पहाड़ के लोग हैं, जो दुर्गम क्षेत्रों के लोग हैं, महरूम है इससे, और वहाँ पे सुविधाएं नहीं है। ये सरकार को सोचना चाहिए। अगर सरकार 3 साल बेमिसाल कहती है तो उसे ये सोचना चाहिए कि पहाड़ से प्रतिभा पलायन, पहाड़ में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, पहाड़ में शिक्षा की क्या स्थिति है, और सबसे बड़ी बात, जिस महंगाई की हम लोग हमेशा बात करते हैं, उस महंगाई का दर मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में महंगाई रेट जो है, इन्फ्लेशन रेट जो है, दैट इज 3.56%, 4% के आसपास। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक महंगाई का भी दंश हम लोग झेल रहे हैं। और एक उपलब्धि और सरकार के नाम में देखता हूं कि सांप्रदायिक झड़पें काफी बड़ी हैं। इसमें हल्द्वानी के आंकड़े हैं फरवरी 2024 के, चमोली के आंकड़े हैं, और हरिद्वार के आंकड़े अप्रैल 2022 के। फिर से एक बार आपको बताता हूं कि 32 सरकारी अस्पताल, 61 सीएससी और 302 पीएससी हैं। डॉक्टर्स के पद 415 इसमें जो दिख रहे हैं रिपोर्ट, ये थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, 415 भरे हुए दिख रहे हैं, 843 अभी भी खाली हैं। अब बिजली उत्पादन की बात करते हैं। हमारी उत्पादन की क्षमता 3950 मेगावाट थी, लेकिन ऊर्जा प्रदेश कहने के बावजूद भी हम आज अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हमें बिजली बाहरी प्रदेशों से खरीदनी पड़ती है। मैं छोटी छोटी चीजों में आपको गिनवा रहा हूं। खनन एक बहुत बड़ा राजस्व का जरिया था, लेकिन खनन का काम एक वेदांता लिमिटेड कंपनी है, आप लोग गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि वो किसकी है, उसको बहुत कम दामों पर दे दिया गया। क्यों दिया गया, रीजन मुझे नहीं मालूम क्या रीजन रहा, लेकिन बहुत बड़े राजस्व की हानि सरकार को उसमें हो रही है। हालांकि राजस्व की हानि पहले भी होती थी, चोरी का खनन बहुत होता था, अब वो नहीं हो पाता वेदांता के आने के बाद, लेकिन वेदांता भी जितना पैसा सरकार को दे रही है उससे ज्यादा ऑलरेडी सरकार कमा सकती थी। तो दोस्तों बहुत चीजें हैं जिन पर बात की जा सकती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार अपने 3 साल बेमिसाल गिनवा रही है, वो लोग प्रशंसा होनी चाहिए कि अगर उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन अगर कहीं कमियां रह गई हैं तो उसकी स्वीकारोक्ति भी होनी चाहिए। जजदीप दिवाकर सर, आज सीएम सर ने मुंह से आपका नाम पुकारा, मुझे नहीं मालूम यजदीप जी, आप मुझे व्यक्तिगत रूप से इस चीज को बता सकते हैं। और प्रदीप कामरा जी, मुझे नहीं लगता कि रुद्रपुर से अगला विधायक का चुनाव सीएम धामी खुद लड़ेंगे। देखिए, जो वहां पर विधायक थे चंपावत में, उनका स्वर्गवास हो गया है और 49,000 वोटों के एक बहुत प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री वहां से जीत कर आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नई विधानसभा उन्हें रास भी आ रही है, वहां वो काम भी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वह रुद्रपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि रुद्रपुर उनकी सुरक्षित सीट ऑलरेडी है। यहां से कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसके जीतने की संभावनाएं बहुत हैं। मैं सिर्फ मात्र शिव अरोरा जी की बात नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति यहां से खड़ा होगा तो रुद्रपुर को हम लोग एक्चुअली, जो जर्नलिस्ट हैं और जितने भी राजनीतिक पंडित्स हैं, वो ये कहते हैं कि रुद्रपुर जो है वो एक बैस्शन है, एक किला है बीजेपी का, जिसको ध्वस्त करना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। तो मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि एक सीट का रिस्क लेकर यहां पर आएंगे। और सुनील जी, यशदीप जी, मैं प्लीज ये मुझे आप अलग से मैसेज जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको मेरा नंबर भी चाहिए तो मैसेंजर पे दे दूंगा आपको। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर लगता है कि सियासत वाकई आप लोगों के लिए काम कर रही है तो आप लोगों को अपना चश्मा उतारने की जरूरत है। आप लोगों को देखना पड़ेगा, जो आपको दिखाई चीजें जाती हैं उससे इतर भी आपको जाना पड़ेगा। मैं सरकार ने जो काम किए हैं उससे उनका श्रेय नहीं लेना चाहता, बिल्कुल भी। सरकार ने जो काम किए हैं वो प्रशंसनीय है, लेकिन सरकार बनाई ही इसलिए जाती है कि वो काम करे। आज विकास शर्मा हमारे छोटे भाई मेयर बने हैं शहर के, तो इतने लोगों ने अपनी आकांक्षाएं उन पर ला दी हैं, 55,000 लोगों ने उन्हें वोट दिया, तो उन्होंने ये समझ के दिया कि विकास शर्मा हमारे लिए काम करेंगे। तो आज अगर विकास शर्मा काम करते हैं तो उनका धन्यवाद है, लेकिन वो उनका दायित्व भी है, क्योंकि उन्हें पद इसी के साथ दिया है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हमेशा कहता हूं कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो विकास शर्मा, मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, या एमएलए शिव अरोरा को ले लीजिए आप। विधायक शिव अरोरा रुद्रपुर से विधायक बने हैं तो इसलिए नहीं बने कि वो अपने घर में बैठे आराम विधायक का तमगा लगाकर, बल्कि वो रुद्रपुर की जनता के लिए काम करें। तो उसी तरीके से किसी भी प्रदेश में अगर कोई सरकार बनती है, लोग अपना उसके ऊपर विश्वास जताते हैं, तो इसी आस में जताते हैं कि ये हमारे दुखों को दूर करेगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इंकार नहीं करता, करोड़ों की योजनाओं का आज भी शिलान्यास हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास, लेकिन उसके इतर भी हमें देखना पड़ेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, बेरोजगारी और महिला अपराध, इसमें हम लोग कहां खड़े होते हैं।
और जो ये रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि मर्डर्स बहुत बड़े हैं पहले के मुकाबले में, और मर्डर्स में मोस्टली जो क्राइम जो करने वाले लोग हैं वो बाहर के आए हुए लोग हैं। तो ये भी चीज़ें बहुत हैं। किसानों को क्या उनका एमएसपी मिल पा रहा है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है फसलों का, वो मिल पा रहा है? आखिर क्यों समर पैडी कल्टीवेशन यानी जो बेमौसमी धान की खेती होती है उस पर रोक लगाई जा रही है? क्यों ऐसा किसान करने पर मजबूर हो रहे हैं? हमें सोचना चाहिए। अगर उनको गन्ने की पेमेंट, उनको बाकी फसलों की पेमेंट एमएसपी पे मिल जाए, सही समय पर मिल जाए, तो क्या हमारा जो राज्य है वो आगे नहीं बढ़ सकता? आज हमारा राज्य 14वें नंबर पे है अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखें और जनसंख्या के, क्योंकि इसमें कारक बहुत सारे होते हैं किसी भी राज्य की संपन्नता को जांचने के लिए। तो 14वें नंबर पर राज्य है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ये कहा था कि यह दशक उत्तराखंड का है। तो आखिर अगर उत्तराखंड का दशक है तो हम आधे स्थान पर क्यों है देश में 29 राज्यों में? हम लोग 14वें नंबर पर, क्यों नहीं हम पहले नंबर पर है? क्योंकि हमें समझना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के बारे में मैं कोई वार्ता नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोगों का अगर सरकारी ऑफिसेज में पाला पड़ा होगा तो मुझसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के बारे में आप जानते होंगे कि भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही किस कदर हावी है इस प्रदेश पर। तो 3 साल बेमिसाल हैं, निस्संदेह बेमिसाल हैं, अच्छे हैं, लेकिन उसके इतर भी जो रंग मंच का पर्दा होता है उसके इतर भी हमें देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए ऐसी और कौन कौन सी परेशानियां हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं और जिसमें सरकार असफल साबित हो रही है। मैंने आपको ये पूरी रिपोर्ट जो हैं ये बाकायदा 2 घंटे रिसर्च करने के बाद निकाली हैं, जो मेरे हाथ में रिपोर्ट्स हैं, और इन रिपोर्ट्स की बदौलत ही मैं बात कर रहा हूँ। कोई मेरे बात मेरे मन की नहीं है, सब मैंने रिपोर्ट्स निकाली हैं, स्टडी किया इनको, तब मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। और मेरा कहीं से कहीं तक सरकार की निंदा करने का कोई वो नहीं है मंशा। मेरी मंशा सिर्फ ये है कि सरकार अच्छे काम अगर कर रही है तो उन अच्छे कामों का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। 5 साल किसी भी प्रदेश की स्थिति बदलने के लिए बहुत पर्याप्त समय होता है। हमारे मुख्यमंत्री बहुत ऊर्जावान हैं, युवा हैं, अभी तो शायद 50 साल के हैं, तो वो कार्य कर सकते हैं बहुत अच्छा। मुझे उनसे अपेक्षाएं भी हैं और उनसे उम्मीदें भी हैं। तो दोस्तों, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो मैं लेना अवश्य चाहूँगा, लेकिन 3 साल बेमिसाल और कुछ जगहों पर बेहाल भी हैं 3 साल। तो सरकार को सोचना चाहिए। ऑल वेदर रोड इतने ब्लास्ट हो रहे हैं, हमारे बहुत छोटे पहाड़ हैं, छोटे इन द सेंस कि अभी आयु में बहुत छोटे हैं, 2000 वर्ष पुराना हमारा पहाड़ है, और जिस तरीके से ऑल वेदर रोड बनाई जा रही हैं। मैं एक छोटी सी बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा 1 मिनट की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान ने भी हम लोगों से दूर, बहुत दूर अपने घर बनाए। भगवान ने सोचा कि मैं चलो कहीं शांति से बैठूँ। भगवान अमरनाथ जाके बैठ गए, कैलाश पर्वत बैठ गए। माता रानी जो हैं, वैष्णो माता मेरी आराध्य हैं, वो त्रिकूट पर्वत पर बैठ गई जाकर। लेकिन हम लोगों ने वहाँ भी नहीं छोड़ा। हम लोग वहाँ भी हेलीकॉप्टर, घोड़ों, खच्चरों और पैदल भी पहुँच जाते हैं। हम लोगों ने भगवान को वहाँ भी सुकून से नहीं रहने दिया। अगर मैं सच कहूँ तो धार्मिक स्थलों को हमने पिकनिक स्पॉट बना दिया तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। केदारनाथ में लोगों को रीले बनाते आपने देखा है। जिस केदारनाथ धाम में इतनी तबाही आई, और वो जो शिला थी, पवित्र शिला जिसे नाम दिया गया, उसने किस तरीके से भगवान ने अपने मंदिर की स्वयं रक्षा करी थी, ये आपने देखा था। तो हम लोगों ने ईजिली एक्सेसिबल बना दिया, जबकि भगवान हमसे दूर शांति में बैठे थे जाकर। तो अब 4 धाम रोड जो है, मैं वही कहता हूँ कि पिकनिक स्पॉट नहीं बनना चाहिए। 4 धाम एक ऐसी यात्रा होनी चाहिए जो असाध्य हो, जो करने में आपको लगे कि हाँ, आपने भगवान तक पहुँचने के लिए कुछ मेहनत की है। अगर आपको पिकनिक स्पॉट की तरह डेवलप हो जाएगी तो उस जगह का महत्व भी कम हो जाएगा, आपके दिल में उसकी जगह भी कम हो जाएगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि रुद्रपुर के लोगों के लिए नैनीताल का कोई महत्व नहीं है। महत्व इस सेंस में ही है कि चलो वीकेंड पे कभी हुआ है या मंथ एंड पे कभी हुआ है। हमारे लिए नैनीताल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हमने नैनीताल इतने बार आना जाना कर लिया, यूं कह लीजिए कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जबकि आप देश के अन्य किसी भाग में चले जाइए तो लोग महीनों पहले नैनीताल आने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, कोई चीज इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। 4 धाम रोड बननी चाहिए, ऑल वेदर रोड बननी चाहिए, लेकिन जिस तर्ज पर वो बन रही है और जो बलिदान वो मांग रही है, वो बलिदान है उत्तराखंड के पहाड़ों का, वो बलिदान है उत्तराखंड की हरियाली का। और विस्फोट जिस तरीके से हो रहे हैं, पहाड़ कच्चे होते चले जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं जितनी घटनाएं 3 वर्षों में भूस्खलन की और पहाड़ स्खलन की बढ़ी हैं, और जितने एक्सीडेंट्स इस कारण हुए वे पहले कभी देखने को नहीं मिले। तो जब प्रकृति से आप खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति कहीं ना कहीं उसका असर आपको देती ही देती है, उसका परिणाम आपको देती ही देती है। तो बहुत अधिक समय नहीं, फैसला आप लोगों ने करना है कि 3 साल बेमिसाल हैं या 3 साल में अभी और मिसाल देने की गुंजाइश बाकी है। तो और साथ ही साथ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे आकाश आहूजा शो जो मैंने पेज नया शुरू किया बीते 15 दिन से, उसको फिर से बंद करने के, उसकी रीच घटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक और फॉलो दोनों करिए। और साथ ही साथ अगर कोई पोस्ट आपको पसंद आती, कंटेंट आपको पसंद आता है, तो उसे शेयर अवश्य करें। और मेरी कमियां मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताएं। आप मुझे यदि मेरी कमी बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन कमियों को मैं दूर करने का प्रयास अवश्य करूंगा।
तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे पेज को लाइक फॉलो करिए, पोस्ट पसंद आए तो उसे शेयर अवश्य करिए, और आपके प्रश्न हो तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों के जवाब बाद में भी दे सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।